चलिए तो सैलरी शुरू करते हैं, है ना। हाँ। ठीक है रे भैया। क्या हो गया इसको? तो सैलरी अपने को पता है दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सलेरियम, जिसका मतलब होता था सॉल्ट, क्योंकि किसी जमाने में रोमन सोल्जर्स को सैलरी के तौर पे दिया जाता था सॉल्ट। ठीक है जी। इसका चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन 11, इसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 11 क्या कहता है बच्चों? इसका चार्जिंग सेक्शन सर ये कहता है कि कोई भी पेमेंट अगर एक एम्प्लॉयर से 11 एम्प्लॉय, कौन है बेटा? सब पक्का 11 15 नहीं होगा। 15 नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो ये मेरे पेन को क्या हो गया है। चलिए, आप लोग बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, इसका ये अनम्यूट है। सब म्यूट पे रहिए, थोड़ा आसानी होगी आवाज सुनने में। हाँ। तो अरे यार, ना करते। हाँ, तो चलिए सेक्शन 15 हमने चार्जिंग सेक्शन लिखा। चार्जिंग सेक्शन इसका क्या कहता है कि अगर कोई पेमेंट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे माना जाएगा सैलरी। इसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या होती है बच्चों, दैट इट शुड बी पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, यानी कि एक एम्प्लॉयर होने के नाते आपने पे किया होना चाहिए, ये वाला क्लॉज रहता है। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग अनम्यूट तो करके जवाब दे सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अब बात है कि सर सैलरी के चैप्टर में बेसिकली होता क्या है। तो सैलरी के चैप्टर में अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलाउंसेस हो सकते हैं, परक्विजिट्स हो सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ मिसलिनियस आइटम है, और लास्ट में डिडक्शंस है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं बेटा सैलरी में। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, उल्टी गंगा बहाते हैं थोड़ा। शुरू की चीजें आप लोगों को फिर भी अच्छे से आती है ना। डिडक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं, सैलरी के हेड से आपको कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है बेटा? तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और वो फ्लैट वाला, मतलब फ्लैट वाला। तो सेक्शन 16 है,
सेक्शन 16 में पहला वाला 1A, फिर 2, फिर 3, और ये 3 चीजें क्या क्या है? पहला है जो फ्लैट डिडक्शन आपको मिल रहा है। फ्लैट डिडक्शन कितने का है? 50,000. 50,000. बहुत ही बढ़िया। 50,000 का फ्लैट डिडक्शन है। कभी 40 हुआ करता था, लेकिन अब 50,000 है। अच्छा, पार्ट 2 में जो आपको डिडक्शन मिलता है वो किस चीज के लिए मिलता है? Entertainment allowance. एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात क्या है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का, हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? Government. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज, एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या नियम ऐसा है कि जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, नहीं, sir. No, sir. मिनिमम होगा उसमें। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल होता है। ठीक है जी। एंड व्हाट आर द आइटम्स? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आता है? एक्चुअल Actually amount and 20% पहला तो एक्चुअल आ जाता है। सैलरी के पूरे टॉपिक में कई बार अपने को ये ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे कैसा एक्चुअल आएगा, उसके बाद में कोई एक अमाउंट आएगी जिसको हम स्टैट्यूटरी अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल हो गया, एक्चुअल तो सब में दिया वही होगा। स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना है यहाँ पे बच्चों? 5,000. 5,000. और तीसरी चीज क्या आएगी? 1/5 of basic salary. 20% of basic. बहुत ही बढ़िया। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ sir. Yes, sir. यानी अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर 5,000 आएगा। अग्रीड? ये एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। ये भी याद रख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? Government employees. गवर्नमेंट। फिर है थर्ड वाला जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड। ठीक है। अब ये प्रोफेशनल टैक्स मोस्टली बच्चों 99% ऑफ द टाइम इट इज 200 रुपया पर मंथ। रियल लाइफ में भी तुम ढूंढने निकलोगे तो 200 रुपये पर मंथ होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स जो होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, और 2,500 रुपये से ज्यादा एक साल में लेवी नहीं किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट सब जगह पे यही वाला अमाउंट चलता है, 200 रुपये पर मंथ का प्रोफेशनल टैक्स। अब ये 200 रुपये पर मंथ का प्रोफेशनल टैक्स या तो पे किया होगा एम्प्लॉयर ने या फिर पे किया होगा एम्प्लॉय ने। आइदर केस आपको डिडक्शन तो मिलेगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई? कभी ट्रू फॉल्स में, करेक्ट इनकरेक्ट में आपको ऐसा बोल दिया कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है अगर एम्प्लॉय ने खुद पे किया हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या बोलना है? हेलो? हाँ, ऐसी सिचुएशन में अपन उसको फॉल्स बता देंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बच्चों, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बात समझ में आई? Yes. प्रोफेशनल अलाउंस का तो बस इतना ही है कि इट मस्ट बी पेड। अब अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो 2 ट्रीटमेंट आएंगे, और एम्प्लॉई ने पे किया तो 1 ट्रीटमेंट आएगा। एम्प्लॉयर ने पे किया तो क्या 2 ट्रीटमेंट आ जाएंगे? पर एहसान वाला और डिडक्शन वाला। है ना? पहला वाला हो जाएगा, एहसान का। एहसान यानी कि परक्विजिट में ऐड कीजिए कि एक ऐसी चीज जिसको पे करने की जिम्मेदारी आपकी थी, उस चीज को आपके एम्प्लॉयर ने पे किया। एक ऐसी चीज जिसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा?
प्रोफेशनल टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की होगी, जल्दी बोलो। Employee की. एम्प्लॉय एम्प्लॉय की होगी, लेकिन पे कौन कर रहा है? Employer. एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो एम्प्लॉयर का आपके ऊपर एहसान है कि नहीं? Yes, sir. तो आंसर इज यस सर, एहसान है। एंड बिकॉज एहसान है तो आपको उसे परक्विजिट में ऐड करना पड़ेगा, और लेकिन बाद में नीचे आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के इम्पैक्ट क्या होगा? एक बार आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा, एक बार लेस होगा। नेट इम्पैक्ट इसका क्या आ गया? Nil. लेकिन फिर भी दिखाना तो ऑब्वियसली अपने को पड़ेगा ना। इम्पैक्ट भले ही नील आए, बट विल हैव टू शो द इम्पैक्ट। बहुत ही बढ़िया। एम्प्लॉय ने अगर खुद पे किया तो ऑब्वियसली एक ही ट्रीटमेंट होगा, फिर तो सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन लेने का ट्रीटमेंट होगा। बोलिए, बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ पे अपने डिडक्शन की बात कंप्लीट हो जाती है। ये खत्म हो गया। इसके बाद में अगर उल्टा चलते हुए अपने आगे बढ़े तो अपने पास में आ जाता है प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। इसमें भी कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि सर प्रोविडेंट फंड में दिक्कत हो रही है। प्रोविडेंट फंड में मैं अब सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम स्पेसिफिक बात अगर बताऊं बेटा, आपको क्या याद रखना है, मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब लमसम अमाउंट मिलता है, लमसम अमाउंट ऑब्वियसली कब मिलेगा? जब टर्मिनेट होगा, रिटायर होगा, तब उस व्यक्ति को लमसम अमाउंट मिलेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब लमसम अमाउंट मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, sir. और कहीं पे टैक्सेबल नहीं होती, ना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबल होती है, ना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबल होती है, ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबल होती है। तो आपको बस यही याद रखना है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर मिलेगा तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगी। अच्छा, ये अमाउंट बनी हुई होगी किससे? जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मान लीजिए 90 लाख रुपए मिला किसी को, ये 90 लाख बना होगा कैसे? लेट अस से इसमें 35 लाख रुपीस का सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और 35 लाख का अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। 10-10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन का है, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। बहुत ही बढ़िया। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पता चला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पता चला, अब मुझे बताओ ये 90 लाख रुपए को मैं टैक्सेबल कैसे करूं? किस चीज को कहां टैक्सेबल करूं? हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड? जल्दी बताइए। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। जो रुकिए एम्प्लॉइज, सर, आप रुकिए राहुल सर, थोड़ा इनको भी मौका दीजिए। सर ये लोग ये जो कंपनी लॉ में हमारे बहुत आंसर देते हैं मेरे से ज्यादा। एम्प्लॉय में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय में तो सर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सर ये तो उसी का पैसा है जो उसकी सैलरी से काट के यहाँ पे डाला गया था, और इसके ऊपर वो ऑलरेडी जब उसको सैलरी मिली थी तो वो टैक्स पे कर चुका, तो ये एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है उसका क्या होगा? सैलरी में टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सही जवाब है बिल्कुल, कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और 10 लाख रुपए जो आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिला उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सेम।
ये सैलरी में टैक्सेबल होगा। और 10 लाख रुपए जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिला वो IFOS वो IFOS में चला जाएगा, क्योंकि वो उसका खुद का, उसके ऊपर किसी का एहसान नहीं है। तो ये चलो, ये वाली बात खत्म हुई। तो प्रोविडेंट फंड के बारे में एक तो ये बात अपने को याद रखनी थी। दूसरी बात एक मुझे प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या याद रखनी है, एक और बात प्रोविडेंट फंड के बारे में हमें याद ये रखनी है कि जो RPF है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या आएगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया in excess of 12% ऑफ सैलरी, तो उसको परक्विजिट मान लो। और अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है बताओ बच्चों? 9.5 9.5 9.5% से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसको भी, अब यहाँ पे 9.5% ऑफ सैलरी नहीं आएगा ऑब्वियसली। 9.5% तो एक इंटरेस्ट रेट में कोट कर रहा हूं। इंटरेस्ट रेट में मुझे कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। तो ये एक्सेस वाली अमाउंट को परक्विजिट मान लिया जाएगा। क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? मान लीजिए अगर आपको सम में दिया हुआ है कि 15% ऑफ सैलरी 18,000 contributed by employer to RPF। ये 18,000 जो है ये सैलरी नहीं है, ये 15% ऑफ सैलरी की अमाउंट बताई है। तब आप मुझे बताइए कि परक्विजिट में कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बताइए। 14,000। कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे बेटा। चौहान संदीप, बहुत दिनों से तुम्हारा कुछ तो ईयरफोन या कुछ खराब है या इंटरनेट खराब है, जिसकी वजह से 14,400 परक्विजिट का अमाउंट आएगा। 3,600 हाँ सर, 3,600 सर पर पीस। आपको ये देखना होगा कि 18,000 है। अगर 15% इज इक्वल टू 18,000, 12% तक का तो एग्जेम्प्टेड है, तो मुझे तो सिर्फ 3% टैक्सेबल दिखाना है ना। तो 3% कितना आएगा ये आपका सवाल होना चाहिए था। तो 3% कितना आएगा? 3600 तो वैल्यू आएगी 3600 रुपए की। बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि 12% इंटरेस्ट ऑन RPF 10,800, 12% इंटरेस्ट ऑन RPF 10,800 रुपए, तो क्या होगा जल्दी बताओ? टैक्सेबल की अमाउंट बताओ बेटा। 20 to 50 2,000 to 50. तो अगर 12% इज इक्वल टू 10,800, तो आपको तो चाहिए 2.5%, राइट? 2.5%
2.5% कितना आ जाएगा बेटा? 900, 900, 2250 1800 और 450, 255 2250। 2250 2250 आएगा ना बेटा? हाँ सर 900, 900, हाँ सर 1800, 1800 और 450, 2250। गैलेक्सी गैलेक्सी। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में बस ये दो ही बातें आपको बेटा याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें, अपने को कोई दिक्कत नहीं है बेटा? यस यस सर सर। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और क्या है अपने लिए? इसके अलावा वापस अगर अपने थोड़ा पीछे से चलें तो अब अपने को पढ़ना है तीसरी चीज, प्रोविडेंट फंड के बाद में तीसरी चीज जो अपने पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है आप लोगों को, वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। क्या टॉपिक है अपना? लीव ट्रैवल कंसेशन। अब लीव ट्रैवल कंसेशन में अपने को क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर नहीं करना है, गिनती की 3-4 चीजें हैं, वो अगर आपको याद रहेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। जब हम पढ़ा करते थे नॉर्मल बैच में तो हम बहुत कुछ पढ़ा करते थे कि इस डेट से पहले पैदा हुए तो लिमिट नहीं है, इसके बाद में पैदा हुए तो वहां पे अगर मल्टीपल चिल्ड्रन अगर बॉर्न हो रहे हैं सिंगल डिलीवरी से तो उनको एक ही गिना जाएगा। ये सारी चीजें अपने ऐसे पढ़ लिया करते थे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना सारा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कितने समय में कितनी बार ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, तो जल्दी बताओ। ट्वाइस इन फोर Block of कैलेंडर 4 ईयर। years. ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, बहुत ही सही। ठीक है, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4। सर स्क्रीनशॉट चलें। हाँ बेटा कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो लीव ट्रैवल कंसेशन में एक और चीज जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अ, किस तरह की जर्नी पे, किस तरह की जर्नी पे आपको क्या चीजें माफ होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करते हैं कि इफ द जर्नी इज बाई एयर, इफ द जर्नी इज बाई फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास, आपको माफ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इकोनॉमी क्लास का फेयर आपको माफ हो जाएगा। अगर आपने ट्रेन से जर्नी करी है तो क्या माफ होगा? फर्स्ट प्लस क्लास प्लस लॉस ऑफ फर्स्ट एसी। क्लास फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर होगा वो माफ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। इसके बाद में क्या है, अगर कोई ऐसी जगह है जो ट्रेन से कनेक्टेड है बट आपने कोई और या कुछ और मोड चूज किया तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर जितना है उतना ही एग्जाम्प्ट होगा। अपन एग्जाम्पल लिया करते थे कि तुम इनोवा लेके चले गए वैष्णो देवी, तो फिर इनोवा का किराया माफ नहीं होगा, ठीक है ना, ट्रेन का ही किराया माफ होगा। ओके, नाउ इफ दैट प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय ट्रेन तो क्या होगा? तो आप देखो कि क्या कोई डिलक्स जीएसआरटीसी, केएसआरटीसी इस तरह की किसी
रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है क्या? अगर है तो उसका जो डीलक्स या लग्जरी या बढ़िया कैटेगरी का जो किराया होता होगा वो माफ हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो भी नहीं है, यानी कि नो ट्रेन, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस, बात समझ में आई? फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस मतलब कहीं तो जाता होगा बड़ौदा से 2000 किलोमीटर का ट्रेन, और आपने 2000 किलोमीटर का सफर तय किया है, तो बड़ौदा से 2000 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करने का जो किराया है वो माफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके फूड का एक्सपेंस बेयर किया है, ठीक है बेटा, if the employer has borne the expenditure for food, तो क्या होगा? That shall be fully taxable. बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. कोई डाउट है इसमें? No, हेलो, sir. No, No, sir. sir. अगर स्टे एक्सपेंडिचर हुआ है तो ये मैं क्या लिख वो भी रहा taxable है। हूँ? स्टे एक्सपेंडिचर भी अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्लैरिटी? कोई दिक्कत नहीं? ओके। इसके बाद में क्या है एक चीज कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं। तो मैक्सिमम वन अनअवेल्ड जर्नी कैन बी carried forward in the next block provided, नियम क्या है इसका? प्रोवाइडेड, जल्दी First बताओ। calendar year में। provided it is availed within the first calendar year। याद था बच्चों आप लोगों को ये चीज? आपको यहाँ पे याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जब आप ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स भी बोलते हैं ना, वो भी फाइनेंशियल ईयर नहीं है बट कैलेंडर ईयर्स हैं। याद थी ये वाली बात भी बेटा? सर वो Yes, मिटा यहाँ पे क्या बोल रहे हो बेटा? ये जो आपने जो लास्ट जो लिखा था वो मिटा दिया सर। हाँ, नहीं बेटा, नहीं बेटा। सर ले जाओ ना वहां पे। हाँ सर, बस 2 मिनट। मैक्सिमम वन अनअवेल्ड जर्नी, मैक्सिमम वन अनअवेल्ड जर्नी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ब्लॉक provided it is availed within the first calendar year। बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी कि यहाँ पे सब कुछ कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। ये एक और ये बहुत बड़ी लर्निंग है, चाहे ब्लॉक व्लॉग जो भी है सब कुछ कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है बस। और लीव ट्रैवल कंसेशन में कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट भी नहीं है। ठीक है। अब एक चीज है जो आपको बहुत तंग करती है, वो है कार फैसिलिटी, राइट? तो कार फैसिलिटी के बारे में जरा बात करते हैं। कार फैसिलिटी, पहली चीज ऑब्वियसली अगर आपको कार दी गई है बेटा ऑफिशियल पर्पस के लिए,
ऑफिस के काम के लिए ही सिर्फ आप उसे एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी टैक्सेबल होगा? No, sir. नॉट टैक्सेबल। ये कोई एहसान ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है तो ऑब्वियसली फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर तो फुल्ली टैक्सेबल कैसे होता है? कार फैसिलिटी के केस में 3 एहसान होते हैं। एक कार का एहसान, दूसरा पेट्रोल या फिर मेंटेनेंस का एहसान, और तीसरा ड्राइव। बस इतनी तो बात है, इसके अलावा कुछ है क्या बेटा? No, sir. क्या क्या है? कार, मेंटेनेंस और ड्राइवर, ठीक है। कार का एहसान कैसे काउंट किया जाता है? 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। कोई दिक्कत? No, 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ले लिया जाता है एहसान के तौर पे। ऐसे भी हमने पढ़ा है कि कोई भी मूवेबल आइटम अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है यूज करने के लिए, चाहे वो फर्नीचर हो, कुछ भी हो, उन सब में भी आपको पता है ना 10% ही यूज होता है। RFFA याद है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. RFFA, फर्नीचर। तो RFA प्लस F करते हैं आप उसमें। RFA का ट्रीटमेंट आपको आता है, F यानी फर्नीचर के लिए आप ट्रीटमेंट क्या करते थे? सर फर्नीचर के लिए ट्रीटमेंट हम लोग यही करते थे कि फर्नीचर के तौर पे आपको क्या ऐड कर देना है बेटा? 10%. 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर एम्प्लॉयर ने खुद का फर्नीचर दिया है, अगर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लाया था, अगर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लाया था तो क्या होगा? Actual rental charges. एक्चुअल रेंटल चार्जेस, ऐसा आपने पढ़ा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। जी sir. बहुत ही बढ़िया। मेंटेनेंस का क्या होगा? मेंटेनेंस का सर जो खर्चा लगा है लिख दीजिए एक्चुअल। मेंटेनेंस का एहसान का खर्चा कैसे निकालूंगा मैं? एक्चुअल आपका जो फ्यूल का लगा या सर्विसिंग का लगा, जो भी है वो एक्चुअल अमाउंट लिख दीजिए। तो ये हो गया मेंटेनेंस का एहसान। ड्राइवर की भी खुद की सैलरी होती है, ड्राइवर की सैलरी लिख दीजिए। तो ये हो गया एक्चुअल। एक्चुअल पे सबका एक्सपेंस क्या आएगा ये आपको पता चल गया। बोलो हाँ या ना। जी sir. यस सर। इसको मैं बोल रहा हूँ 10%, इसको मैं बोल रहा हूँ AM बोल देता हूँ। हाँ, एक्चुअल मेंटेनेंस लिखूं, समझ में आएगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, और सैलरी को भी मैं एक्चुअल सैलरी AS बोल देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ sir. बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर एम्प्लॉयर ही कार देता है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन भी करता है, एम्प्लॉयर ही ड्राइवर की सैलरी भी देता है, तो मुझे 10% ये लेना पड़ेगा, प्लस मुझे एक्चुअल मेंटेनेंस भी लेना पड़ेगा, प्लस मुझे एक्चुअल ड्राइवर की सैलरी भी लेनी होगी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? पर्सनल यूसेज वाला बता रहा हूँ, है ना। ऑल ऑफ दिस दैट आई एम टेलिंग यू इज फॉर पर्सनल यूसेज, क्योंकि पर्सनल यूसेज में आपको सारा अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल लेना होता है। अच्छा, अगर ये चीज एम्प्लॉय खुद ले आए, ये चीज अगर एम्प्लॉय खुद ले आए तो ये 10% लेने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना। हाँ sir. एम्प्लॉयर अगर मेंटेनेंस का खर्चा दे रहा है तो एक्चुअल मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अगर ड्राइवर सैलरी दे रहा है, ड्राइवर को सैलरी दे रहा है, तो इसे एक्चुअल सैलरी को लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये गाड़ी एम्प्लॉयर देता है और मेंटेनेंस जो है वो एम्प्लॉय खुद कर रहा है,
तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा। और ड्राइवर सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो एक्चुअल सैलरी काउंट कर लूंगा। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नहीं No, सर। sir. तो इसमें तो क्या हो सकता था, इसमें तो बेसिकली यही है 3, 2, 1। अगर एम्प्लॉयर ने तीनों चीजें दी तो तीनों को काउंट कर लो, अगर एम्प्लॉयर ने 2 चीजें दी तो 2 को काउंट कर लो, अगर एम्प्लॉयर ने 1 चीज दी तो 1 को काउंट कर लो। कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें सर एक और चीज होती है जो टिपिकल होती है, जिसमें हमें ज्यादा तकलीफ होती है, वो है बोथ। बोथ का मतलब क्या हुआ कि आप उसे ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और आप उसे पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। बोलो हाँ। हाँ सर। तो ऐसे बोथ के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा ऐसा? बोथ के केस में, तो बोथ के केस में सर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, वो एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयर है, यानी कि 3 चीजों वाला, या फिर एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर है, या फिर ये एम्प्लॉई का है और ये एम्प्लॉयर का है, यानी कि रन मेंटेनेंस जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय की है। ये ऐसी चीजें हैं। तो ये दोनों 2 वाले एग्जाम्पल हो गए। एक वाला एग्जाम्पल हो सकता है कि ड्राइवर सैलरी नहीं दी जा रही है और सिर्फ एम्प्लॉयर की गाड़ी है ना। ऐसा भी हो सकता है ना। जी सर। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही है, 3, 2, 1 ही है। तो आइए देखते हैं, जब सब कुछ एम्प्लॉयर का है तो 2 बातें होती है, या तो गाड़ी छोटी है या फिर गाड़ी बड़ी है। छोटी गाड़ी कैसे डिसाइड होती है? और 10 लीटर वाला वो इंजन। इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर कह लो या 1600 सीसी कह लो। बात समझ में आई? जी सर। उसके लिए कितना हो जाएगा? 1800 पर मंथ। कोई डाउट? और इस 1.6 से ज्यादा है तो बन जाएगा 2400 रुपया पर मंथ। ड्राइवर का आइदर केस में 900 रुपया पर मंथ आता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर गाड़ी ओन करता है लेकिन एम्प्लॉय खुद मेंटेन करता है, अगर एम्प्लॉयर गाड़ी ओन करता है लेकिन एम्प्लॉय खुद मेंटेन करता है, यानी कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, पेट्रोल पेट्रोल जो है वो एम्प्लॉय खुद भरवा लेता है, तो कितना एहसान माना जाएगा बच्चों? हेलो। सर अभी लास्ट में जो बोला वो रिपीट कर दोगे सर? गाड़ी को ओन करता है एम्प्लॉयर और मेंटेन करवा रहा है एम्प्लॉय। स्मॉल के केस में 600 पर मंथ और बिग के केस में 900 तो यहाँ पे भी स्मॉल और बिग 2 कैटेगरी आई। स्मॉल के केस में क्या आ जाएगा? 600। ये आवाज किसकी? इतिशा जी की आवाज थोड़ी देर पहले भी कि जानकी ने जवाब दिया था। इतिशा जी, जी सर। आपने जवाब दिया था? हाँ सर। बहुत बढ़िया। कितना लिख दूं भाई? 600 900 लिख दूं? जी जी सर। सर।
और ड्राइवर का तो है ही, अगर दिया है तो प्लस 900 कर दो। अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है, एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है, मेंटेन एम्प्लॉयर करता है, तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या आएगा? यहां भी देखा जाए तो स्मॉल बिग तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक्चुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर माइनस 1800 पर मंथ, एक्चुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर माइनस 2400 पर मंथ, एक्चुअल सैलरी माइनस 900 पर मंथ। याद था बच्चों ये? हेलो, यस सर। हाँ सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी सर। और यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज आया है? ड्राइवर खत्म हो गया है तो ये 900 900 गायब हो जाएगा, बाकी तो जो ऊपर का था वही वाला यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो कुल मिला के फुल एंड फाइनल मेरा क्या बना? एक टेबल बनाते हैं अपने, ओन्ड कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, ठीक है। ड्राइवर वाले को मैं नहीं ले रहा हूं बेटा, वो बहुत ही आसान है, अननेसेसरी लेंदी हो रहा है। ओन अगर, अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूं पर्पस भी, अगर ओन करता है एम्प्लॉयर, मेंटेन करता है एम्प्लॉयर, पर्पस है पर्सनल, तो ट्रीटमेंट में गाड़ी के लिए लिख सकता हूं 10%, मेंटेनेंस के लिए लिख सकता हूं एक्चुअल मेंटेनेंस। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। नो सर। अगर ओन करता है एम्प्लॉयर लेकिन मेंटेन करता है एम्प्लॉय खुद, और पर्पस था पर्सनल, तो एम्प्लॉयर ओन करता है इसीलिए 10% तो आएगा, लेकिन एम्प्लॉय खुद मेंटेन कर रहा है तो ये नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, मेंटेन एम्प्लॉयर करता है और पर्पस पर्सनल है, तो ये 10% नहीं आएगा बट एएम आएगा। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ओन करता है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता है, और पर्पस है बोथ, तो आपको पता है 1800 स्लैश 2400 पर मंथ आएगा। क्लियर है बच्चों अपने? जी सर। Yes, sir. हाँ सर। अगर ओन करता है एम्प्लॉयर, मेंटेन करता है एम्प्लॉय, और पर्पस है बोथ, तो आएगा आपका 600 और 900 पर मंथ। ओन करता है एम्प्लॉय, मेंटेन करता है एम्प्लॉयर, पर्पस है बोथ, तो क्या आएगा? एक्चुअल मेंटेन एक्चुअल मेंटेनेंस माइनस 1800 स्लैश 2400। 2400 पर मंथ। बात समझ में आ गई? ऑफिशियल का लिखने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से माफ होगा। यहाँ अगर ड्राइवर था तो प्लस एएस कर लो, यहाँ अगर ड्राइवर था तो प्लस 900 कर लो, और यहाँ अगर ड्राइवर था तो एक्चुअल सैलरी माइनस 900 पर मंथ कर लो। याद रहा? जी सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। तो कार फैसिलिटी आपको तंग करता था। अब बात कर लूं अगर मैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। सर लास्ट पेज पे लेके जाओ 2 मिनट के लिए प्लीज। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेडिकल फैसिलिटी में तो ये याद रखना ज्यादा जरूरी होता है कि क्या क्या एग्जेम्प्टेड है। तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या एग्जेम्प्टेड है आप लोगों को याद है कुछ?
सरकारी अस्पताल में इलाज किया तो एग्जेम्प्टेड होगा, डरावनी बीमारी का इलाज किया तो एग्जेम्प्टेड होगा, एम्प्लॉयर के खुद के प्रीमाइस में फैक्ट्री में इलाज किया तो एग्जेम्प्टेड होगा, एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड हॉस्पिटल में इलाज किया तो एग्जेम्प्टेड होगा। बोलो ये सारी बातें याद थी? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल होगा कि नॉन डरावनी बीमारी का प्राइवेट अस्पताल Private. में इलाज करवाया, नॉन डरावनी बीमारी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में और कुछ है क्या भैया मेडिकल फैसिलिटी में? आउटसाइड इंडिया अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी आपने अवेल करी तो क्या होगा? आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी में 3 तरह की फैसिलिटी आ जाती है। एक आ जाता है ट्रैवल, एक आ जाता है स्टे और एक आ जाता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रैवल किसका? ऑब्वियसली P+1 केयर टेकर, स्टे में भी P+1 केयर टेकर, ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली सिर्फ पेशेंट को लिया जाएगा, केयर टेकर को जाके वहां पे इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अच्छा जी। स्टे और ट्रीटमेंट और ट्रैवल, इनफैक्ट इन तीनों का ही एक ही ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? एग्जेम्प्टेड अप टू RBI गाइडलाइंस, यही ट्रीटमेंट है ना? Yes, sir. यानी कि फॉर एग्जाम्पल खर्चा हो गया 4,50,000, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको आपके ऊपर 4,50,000 रुपए का ये खर्चा कर दिया और RBI की लिमिट थी 3,80,000, तो क्या होगा? 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। 70,000 will become taxable. Are we clear on this one बच्चा? यस Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। यस सर। वेरी गुड। एक और सिर्फ चीज बच जाती है ट्रैवल में याद रखने वाली, इंपॉर्टेंट। है एक और चीज क्या हो जाती है ट्रैवल में? सैलरी 2 लाख से कम होनी चाहिए। ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ एक गरीब एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट होगा। ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ किसको एग्जेम्प्ट होगा? गरीब एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट होगा। गरीब एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है बेटा? बता दो जरा। 2 लाख सैलरी पर एनम। सर उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। 2 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। हाँ। ठीक है, और जब मैं उसकी ये इनकम ऐड कर रहा हूं जब मैं उसकी ये इनकम ऐड कर रहा हूं तो मुझे सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए स्टे फैसिलिटी दिया है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिया है, स्टे फैसिलिटी में मान लीजिए खर्चा हो गया था 1,90,000 और RBI लिमिट थी 1,80,000। ट्रीटमेंट में खर्च हुआ
3,50,000, आरबीआई की लिमिट थी 3,30,000। तो मैं क्या कह सकता हूं, स्टे फैसिलिटी की वजह से कितना टैक्सेबल होगा? 10,000। 10,000 10,000 टैक्सेबल हो गया। और ट्रीटमेंट फैसिलिटी की वजह से कितना? 20,000 टैक्सेबल हो गया। बोलो, बात समझ में आई? जी सर। हाँ सर। तो अब उसका बाकी इनकम मान लो 1,80,000 था, तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को आप ऐड करते हो तो 30,000 ऐड हो जाता है, तो 2,10,000 हो जाता है। 2,10,000 होने का मतलब क्या हुआ कि अब 2 लाख को तो एक्सीड हो गया, और अगर 2 लाख को एक्सीड हो गया तो अब ये एलिजिबल नहीं है ना डिडक्शन के लिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो ट्रैवल पे खर्चा लगा था 60,000 का, आरबीआई लिमिट थी 90,000 की। अब जब मैं इसको देखता हूं तब यही लग रहा है कि सर आरबीआई लिमिट के अंदर है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे इस केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ना 60,000। जी। हाँ सर। बिकॉज ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? गरीब एम्प्लॉय को। और ये लड़का गरीब एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए भले ही आरबीआई लिमिट के अंदर थी चीजें, फिर भी ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। तो ये मेडिकल फैसिलिटी की काम की चीजें थी। अब है अपने पास में आरएफए पे ही चलता हूँ सीधा फटाफट बेटा, है ना? आरएफए सिखा देता हूँ। आप सब खाना वाना खा के आए हैं ना? हाँ हाँ सर। सर। जी सर। हाँ सर। बहुत। आरएफए यानी कि ऑब्वियसली रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखिए बच्चों, जो नाम पहले भी एक्टिव हुआ करते थे, आज भी वही नाम एक्टिव हैं, तो ये गलत बात है ना। बाकी लोगों को कब ऐसा लगेगा, कब उनका खून खौलेगा? रे फैजल, तुम लोग भी तो बातचीत करो बेटा, जवाब ववाब दो थोड़ा। रेंट फ्री अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट अगर मुझे करना है, तो मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? लाइसेंस फीस। बस चुपचाप लाइसेंस फीस जो सब में दिया हुआ है उसी को वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लीजिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस। सर। चलो, उसके बाद में क्या है? अगर अदर्स है, मैं यहाँ पे वो डेप्यूटेशन वाला पॉइंट नहीं कवर करवा रहा हूँ, एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। अदर्स के केस में क्या होगा? अदर्स के केस में सर पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या है। ठीक है, बस दो कैटेगरी में इसको बांटा हुआ जाता है कि एक तो है कि जो घर रहने के लिए दिया गया वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर एम्प्लॉयर खुद रेंट पे लेके आया है। अगर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके आया है तब तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है? एक्चुअल एक्चुअल पेड और 50% माइनस। हाँ, या और 15 15% ऑफ सैलरी। क्या होगा? विच एवर इज whichever is लोअर होगा lower, या हायर होगा? lower, lower. विच एवर इज लोअर होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब बेटा, थैंक यू। चलिए, अब है अपने पास में, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा? तो सर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में 3 तरह के पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी आ जाएगी। क्या क्या है वो? पहला है कि भाई अगर लेस देन इक्वल टू 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 7.5%। 10 से ऊपर है लेकिन 25 को एक्सीड नहीं करता है तो 10%।
और 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो फिर 15%। 15%। लेकिन अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो याद है कि नहीं आप लोगों को? क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात? पहले हाँ सर, सैलरी की परिभाषा यहाँ की बहुत ही विचित्र है। याद आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। क्या है सैलरी की परिभाषा यहाँ पे? सर सैलरी की परिभाषा यहाँ पे है बेसिक प्लस ये स्टार प्लस कमीशन। यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगाया, ध्यान रखना, कमीशन पूरा एज इट इज लिया है, प्लस फीस प्लस बोनस प्लस एनी टैक्सेबल अलावेंस। अच्छा, टैक्सेबल अलावेंस में भी क्या लेना है बच्चों? ओनली द टैक्सेबल पोर्शन। Taxable portion. टैक्सेबल अलाउंस में भी आपको सिर्फ लेना है ओनली द टैक्सेबल पोर्शन, ओनली द टैक्सेबल पोर्शन प्लस एनी अदर पेमेंट, कोई भी और पैसा मिला हो बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चाहे उसको कोई भी नाम दे दिया जाए, वो भी ऐड कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, इसको ऐड नहीं करना है। बोलिए बेटा, बात समझ में आई? हाँ Except सर। perquisite and retirement benefit. Are we clear on this one? Yes, sir. यस सर। बहुत ही बढ़िया जी। उसके बाद में क्या है अपना, ये मिटा दूं ना? हाँ सर। चलो, तो ये तो हो गया सर कि यहाँ पे सैलरी की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ऑब्वियसली अब अपने को एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ज्यादा जिसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़े ऐसा समझो शायद नहीं आएगा। हाँ, पॉपुलेशन वगैरह का दे सकते हैं, ऐसे बहुत ही बेसिक डिटेल के साथ आपको दिया जा सकता है। वेरी गुड। आरएफए के बाद आ जाता है आरएफएफए। आरएफए के बाद आ जाता है बेटा आरएफएफए। आरएफएफए का मतलब कि आरएफए का ट्रीटमेंट तो तुम्हें पता ही है, उसमें ऐड कर दो एफ यानी कि फर्नीचर का ट्रीटमेंट। फर्नीचर का ट्रीटमेंट क्या है? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कितना ले लो? 10%. 10%। 10% of original cost. और अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो कितना ले लो? Actual Rent. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब एक चीज और याद रखनी है कि अगर आरएफएफए है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था, आरएफएफए है जो कि बेटा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था, ध्यान से सुनो, आरएफएफए है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था। सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। यस सर। आरएफएफए है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था और उसमें अगर आपको कोई गार्डनर फैसिलिटी दी है तो ऐसी Exempt होगी। सिचुएशन में exempt है। एग्जेम्प्ट। जो भी गार्डनर की सैलरी वगैरह है वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। याद थी ये बातें आप लोगों को बच्चों? यस सर। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आरएफएफए हुआ, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आपने हो गया। एक और चीज होती है भाई जिसे हम कहते हैं सीआरए। सीआरए इज अगेन नथिंग बट कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप आरएफए का ट्रीटमेंट करो, उसमें से जो रेंट पे किया जा रहा है वो लेस कर दो।
कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि शायद एक ऐसा घर जिसका नॉर्मली रेंट जो है 50,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए था, आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो किराए पे दे दिया और आपका एम्प्लॉयर उससे बदले में आपसे रेंट ले रहा है 1,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू निकालते हो, लेट अस से वो वैल्यू आ रही है 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपए की चीज का आपके एम्प्लॉयर ने आपसे लिया 1,500 रुपया पर मंथ। 4 लाख रुपए की चीज का आपके एम्प्लॉयर ने आपसे लिया 1,500 पर मंथ। 1,500 इंटू 12 करूंगा तो 18,000 आता है। तो 4 लाख माइनस 18,000 करूंगा बेटा, तो 3,82,000 का बेनिफिट आपको मिला और वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. आरएफए का सम एक्चुअली देखा जाए तो हाउस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सैलरी आपको जो सॉल्व करना पड़ता है उसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, हाँ sir. Yes, सर। sir. यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ा सा क्योंकि सैलरी है तो रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर लेते हैं, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज आ जाती है ग्रेचुइटी। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन में मिला तो आप रिटायर ही नहीं हुए, तो आइडियली आपको कोई Fully रिटायरमेंट taxable. बेनिफिट भी नहीं मिलना चाहिए और ये तो फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए। बोलो कोई डाउट? नो No, sir. अच्छा, No, sir. फिर ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। No. नो सर। डेथ पे होगा तो क्या होगा? एग्जाम। Not taxable. नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बचता है रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन। ठीक है, रेडी? यस सर। यस सर। इसमें क्या हो जाएगा, दो बातें हो जाएंगी, एक है पोगा नो और होगा। एक है नो पोगा। अब पोगा नो पोगा में ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ सेम ही है, जैसे कि आप दोनों में लिखते हैं मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, यही लिखता हूं ना मैं। हाँ सर। हाँ फिर सर। मिनिमम ऑफ sir. द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड लिख के पहली चीज क्या लिखता हूँ? Actual. एक्चुअल। Actual. एक्चुअल। हाँ, एक सेकंड बच्चों। हाँ, हाँ बच्चों, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड अपने लिखते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगी? एक्चुअल, इसमें कोई Actual. डाउट नहीं है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? स्टैट्यूटरी अमाउंट। स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना होता है बता 20 दो? लाख। 20 lakhs. ये तो सब सेम ही चल रहा है। थर्ड वाले में खाली डिफरेंस आ जाता है। थर्ड वाले में खाली डिफरेंस आ जाता है क्योंकि एक जगह पे आता है 15/26 इंटू CYS इंटू SPM और दूसरी जगह पे आएगा 1/2 इंटू CYS इंटू। अब ये 15/26 क्यों आया? क्योंकि सर एक्ट में लैंग्वेज थी 15 दिन का पे। 15 दिन का पे है और महीने में 4 संडे हैं,
तो वो 4 संडे लेस कर दिए तो 30 में से 4 घटा दिया तो बचा 26, इसीलिए वो एक रैंडम सा फ्रैक्शन बन गया 15/26 इंटू CYS इंटू SPM। CYS का मतलब क्या होगा? Completed years of Completed years of सर्विस। service. बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस को पढ़ते समय आपको क्या याद रखना है? मैं बस दोबारा 6 लिखता हूँ months। सिर्फ यहाँ पे, Fraction भी नहीं. होगा Fractions और याद नो रखना। होगा की बात दोबारा लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है? तो पोगा में आपको क्या याद रखना है कि CYS में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में आपको फ्रैक्शन को कंसिडर करना है। फ्रैक्शन को कंसिडर करना है यानी कि आपको उसे राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ कैसे करना है? अगर 18 इयर्स 7 मंथ से है तो आप उसे 19 इयर्स ले लेंगे। 18 इयर्स 3 मंथ से है तो ऑब्वियसली आप उसे 18 इयर्स रहने देंगे। अब मुझे जवाब दो, अगर 18 इयर्स 6 मंथ से है तो क्या होगा? 18 years। तो फिर वो 18 इयर्स ही रहेगा, क्योंकि एक्ट में लैंग्वेज थी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 18 साल 6 महीने और 1 दिन भी अगर बोल दिया तो आप ऑब्वियसली उसको 19 इयर्स ले सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? Yes sir। जी सर। चलो। Yes, sir. SPM, पोगा में SPM बहुत सिंपल होता है, सैलरी पर मंथ सीधा सीधा आता है, बेसिक प्लस DA लास्ट ड्रॉन। ठीक है, जिस महीने में आप रिटायर हुए, जब भी आपका जॉब टर्मिनेट हुआ, उस महीने में आपका बेसिक सैलरी क्या चल रहा था और आपका डियरनेस अलाउंस क्या था, वो सेम अमाउंट। अच्छा, मैंने DA लिखा है, DA स्टार तो नहीं लिखा ना? No। नहीं No, सर। sir. ये इकलौती ऐसी जगह है, इकलौती ऐसी जगह है आपके पूरे सैलरी के पोर्शन में जहां पे DA एज इट इज आता है, DA स्टार नहीं आता है। इसके अलावा जब मैं पढ़ूंगा नो पोगा वालों के बारे में, मैं जब पढ़ूंगा लीव एनकैशमेंट वालों के बारे में, मैं जब पढ़ूंगा और किसी भी रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूंगा, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर मैं बात करूंगा RFA के बारे में भी, तो वहां पे भी मैंने क्या लिया था? DA स्टार लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट DA लेता हूँ, और वो भी कौन सा? लास्ट डॉट वाला। लेकिन आपका DA तो चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सर जिस साल मैं रिटायर हुआ उसी साल 5 महीने पहले मेरी सैलरी रिवाइज हुई थी, चेंजेस हुए थे। ठीक है, उसको पोगा में कंसिडर नहीं करते। जो नो पोगा वाले लोग हैं, नो पोगा यानी कि जो लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के द्वारा कवर नहीं होते। हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि कितनी बड़ी ये विडंबना है, कैसा ये आयरनी है कि एक ऐसी चीज जिसका नाम है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी जो बना है ग्रेटिट्यूड वर्ड से, ग्रेटिट्यूअस वर्ड से, और आज इंडिया में उसके लिए एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, राइट? तो फिर काहे का ग्रेटिट्यूड और काहे की ग्रेचुटी? आपने तो एक्ट बना दिया कि भैया ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा, तो फिर या तो नाम ही बदल दो इसका, है ना? चलो, तो अब नो पोगा में अपने को क्या पढ़ना है? सब कुछ सेम रहेगा, स्टैट्यूटरी अमाउंट सेम रहेगी, शुरुआत का जो एक्चुअल है वो सेम रहेगा, बस 15/26 की जगह हाफ हो जाएगा। CYS और SPM लिखा तो जाएगा, लेकिन उनके नेचर में थोड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ पे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस में मैं फ्रैक्शन इग्नोर करता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर 18 साल 11 महीने और 29 दिन है तो भी मैं उसको क्या पकड़ूंगा? 18 इयर्स ही पकड़ूंगा। और सैलरी पर मंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिक प्लस DA स्टार प्लस कमीशन स्टार। कमीशन स्टार का मतलब क्या होता है? कमीशन 3 तरह का हो सकता है, आपको पता है। एक हो सकता है फिक्स्ड कमीशन, एक हो सकता है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर, एक हो सकता है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। जब मैं कमीशन स्टार लगा देता हूं तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को कंसिडर करना है। बहुत ही बढ़िया जी, वंडरफुल। अच्छा, अब ये बेसिक प्लस DA स्टार प्लस कमीशन तो ले लिया, लेकिन कब का? तो आपको बताया कि लास्ट 10 मंथ एवरेज 10 months left. 10 month average। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसा बचकाना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये लास्ट 10 मंथ एवरेज तो लेना है, ये लास्ट 10 मंथ की गिनती कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से लास्ट 10 मंथ काउंट करना स्टार्ट करेंगे? तो क्या आंसर होगा बेटा उसका? Preceding the month of retirement। बहुत ही बढ़िया, प्रीसीडिंग द मंथ
ऑफ रिटायरमेंट। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, फैंटास्टिक। अच्छा जी, ग्रेचुइटी में कोई और डाउट है किसी को? हेलो? No, sir. No, sir. चलो, तो अब हम चलते हैं लीव एनकैशमेंट में। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? अनाड़ी अफसर हम इसको कहा करते थे, यानी कि सेक्शन 1010AA। ये वो व्यक्ति है जो छुट्टियों के दिन भी काम करता है, अपनी छुट्टियों को इकट्ठा करता जाता है, और इवेंचुअली जब ये रिटायरमेंट लेगा या टर्मिनेट होगा तब ये बोलता है कि आप मुझे मेरी छुट्टियों का पैसा एनकैश कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो इसको भी सेम ग्रेचुइटी के ही टेम्पलेट में फिट कीजिए, और ऑन कंटिन्यूएशन जैसे ही मैं बोलूं तो आपको क्या ट्रीटमेंट बताना है? Fully फुल्ली taxable. टैक्सेबल। डेथ पे मिला तो आपको ट्रीटमेंट क्या बताना है? Not Not taxable. टैक्सेबल। Taxable. रिटायरमेंट के टाइम पे मिला तो आपको क्या ट्रीटमेंट बताना है? दो बातें हो जाएंगी। Government. अच्छा जी, दामाद जी को हम लोग भूल गए थे। दामाद जी का मतलब क्या है कि सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से क्या होता है? कुछ लिया नहीं, Not taxable. तो इसके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा ये। इनफैक्ट यही वाला सेम ट्रीटमेंट आपका ग्रेचुइटी में भी एप्लीकेबल होगा, है ना? ठीक है बेटा, बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। तो दामाद जी के लिए एग्जेम्प्टेड हो गया। जो अदर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए कोई दो बातें नहीं होगी, अब सिर्फ एक ही बात होगी, लेकिन इस एक बात में चार बातें होंगी। क्या क्या बातें होंगी? सबसे पहला चीज तो हो जाएगा एक्चुअल Actual. एक्चुअल लीव सैलरी एनकैशमेंट। दूसरी चीज हो जाएगी 10 into SPM। 10 into SPM यानी कि 10 महीने की सैलरी, 10 महीने की सैलरी लिख लीजिए। तीसरी चीज यहाँ पे स्टैट्यूटरी अमाउंट भी आ जाती है। स्टैट्यूटरी अमाउंट आपको पता है, सब जगह रहता ही है। ग्रेचुइटी में 20 लाख था, यहाँ पे स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना है? जल्दी बता दो। 3 lakh. 3 lakh. 3 lakhs. 3 3 lakh. लाख रुपए का स्टैट्यूटरी अमाउंट है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर जो ये चौथा वाला चीज है ना, लीव सैलरी एनकैशमेंट का, वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। भाई आज इस कंफ्यूजन को दूर करने का कोई इलाज ढूंढते हैं। ये कार वाली सब चीजें मिटा रहा हूँ, आई होप आपको ये सब क्लियर है। हाँ हाँ सर, यस सर। फिर मत कहना कि इस पेज पे लेके आइए। ठीक है, तो लीव सैलरी एनकैशमेंट की जो चौथी चीज है वो क्या है? हम लोग इसमें सारा मैथ सीख लेते थे, करली ब्रैकेट से लेके बॉक्स ब्रैकेट से लेके पैरेंथेसिस, सब कुछ आ जाता था। क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पे हम कहते थे कि सर 1 मंथ मैक्सिमम है, इनटू इसे मैं मल्टीप्लाई करता था कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस से, फिर मैं उससे माइनस करता था लीव अवेल्ड। 1 month maximum into CYS used to give me leave allowed, and when I subtract leave availed from it, I get leave unavailed, remaining to be utilized, unutilized, unavailed, सारी एक ही बातें हैं। और ये लीव अनअवेल्ड जो वैल्यू आ गया, इसको फिर मैं इवेंचुअली मल्टीप्लाई कर देता हूँ SPM के साथ। SPM. बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. चलो जी, अब यहाँ पे भी कुछ सवाल होंगे। CYS, सबसे पहला सवाल, CYS में फ्रैक्शन यहाँ पे कंसिडर होगा कि इग्नोर होगा? Ignore. इग्नोर होगा। Ignore. IG होगा नोरे सर। हो जाएगा सर, यहाँ पे भी IG नोरे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि ये भी अनाड़ी अफसर है। 1010A जो था मेरा ग्रेचुइटी, जो कि नो पोगा वाला था, उसमें भी यही होता था। तो यहाँ पे CYS में फ्रैक्शन को कंसिडर नहीं करूंगा। दूसरी चीज है SPM, सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बेसिक ले लीजिए, DA स्टार ले लीजिए, यानी कि DA कौन सा? ओनली दैट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद में क्या है?
कमीशन ले लीजिए, कमीशन भी स्टार लीजिए, कमीशन स्टार का मतलब सिर्फ टर्नओवर वाला। यहाँ पे भी लास्ट 10 मंथ एवरेज निकालना है। बस एक फर्क छोटा सा क्या है, जल्दी बता दो पार्थ सिद्धपुरा, फर्क क्या है जल्दी बताओ। डे से लेना है ना, रिटायरमेंट डे से लेना है। अरे शिखा कारेली बाग, क्या हाल चाल तेरे? हाँ सर। बड़े दिनों बाद आज हाँ तुम्हारी सर। आवाज सुनाई दी मुझे। तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे आप ले लेंगे बस प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट, इतना सा फर्क है। वहां पे हुआ करता था प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट। बोलिए बात समझ में आई? जी सर। हेलो, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा एक और जो पॉपुलर रिटायरमेंट बेनिफिट बचता है बच्चों, वो है पेंशन। ठीक है, चांसेस बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं कि आपको 10 महीने की सैलरी निकालनी पड़े, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके आपको वो एवरेज निकालना पड़े, क्योंकि एक नंबर के एमसीक्यू में डजंट मेक एनी सेंस। तो मोर ऑफन देन नॉट आपको वो अमाउंट डायरेक्टली बताया हुआ रहेगा। इन केस नहीं बताया हुआ रहा तो सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना होगा कि डीए दिया हुआ रहेगा तो आपको सिर्फ डीए स्टार कंसिडर करना है, कमीशन दिया होगा तो सिर्फ आपको कमीशन टर्नओवर वाला कंसिडर करना है, इतना ही चीजों का ध्यान रखना होगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाइज एक्सटेंसिव नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज आएगी, ये चेक करने के लिए आपको पता है कि नहीं कि डीए स्टार लेते हैं कि नहीं। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ पेंशन पे। पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। पेंशन में क्या ध्यान रखना है बेटा, पेंशन दो तरह की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड और एक होती है कम्यूटेड। ठीक है, ऑब्वियसली एक और पेंशन होती है, आपको पता है, डेथ पे मिलने वाली पेंशन। डेथ पे मिलने वाली जो पेंशन है वो ऑब्वियसली व्यक्ति को खुद को तो मिलेगी नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, तो उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। और फैमिली पेंशन का रूल कैसा है बेटा, फैमिली पेंशन का रूल ऐसा है कि सर वो सैलरी में तो टैक्सेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 15, वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पेमेंट मिले इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ पे तो एम्प्लॉय सटक गया है, और अब एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को अगर पेमेंट मिल रहा है तो उसको मैं सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकता, इसलिए वो कहाँ टैक्सेबल होता है? IFOs. आईएफएस। आई डोंट थिंक मुझे आपको ये सब बातें याद दिलाने की जरूरत है कि कई जगह पे सैलरी लिखा हुआ तो रहता है लेकिन वो चीज सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और दुबे सर डीडी इंस्टीट्यूट से सैलरी ड्रॉ करते हैं बीइंग अ पार्टनर्स, तो फिर कहने को वो सैलरी है लेकिन वो टैक्सेबल कहाँ होगी? EGBP. याद है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अनकम्यूटेड और कम्यूटेड की बात करनी है। अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो आपको पर मंथ वाली पेंशन मिलती है। कम्यूटेड का मतलब क्या होता है कि आप लंपसम अमाउंट अवेल करते हैं। मटका मैंने आपको बताया था, उसे आप तोड़ देते हैं एक साथ और सारा का सारा पैसा निकालना चाहते हैं तो उसे हम लंपसम कहते हैं, कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन का नियम क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन का नियम क्या है बच्चों? फुल्ली टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर आपको पर मंथ की पेंशन की अमाउंट मिल रही है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. कम्यूटेड पेंशन के केस में क्या होगा, दो बातें हो जाएंगी, एक तो आ जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक आ जाएगा अदर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको पता है दामाद है, Exempt. उससे नो टैक्स। अदर्स के केस में फिर से दो बातें हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि इस व्यक्ति को ग्रेचुटी मिलता है या इस व्यक्ति को ग्रेचुटी नहीं मिलता, डज ही रिसीव ग्रेचुटी
और डज ही नॉट रिसीव ग्रेचुटी? दोनों में से बच्चों कौन सा व्यक्ति ज्यादा मदद मांगने के लायक है? Non वो व्यक्ति gratuity. जिससे नॉन Gratuity ग्रेचुइटी ग्रेचुटी वाला। मिल रही है, नॉन ग्रेजुएटेड या वो व्यक्ति जिसे ग्रेचुटी नहीं मिलती? Gratuity नहीं मिल रही. नहीं मिलती। नहीं ऑब्वियसली मिलती। जिसे ग्रेचुटी नहीं मिलती वो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, और उस डिजर्विंग कैंडिडेट को आप क्या दोगे? आप उसका हाफ ऑफ टीपीएफ एग्जेम्प्ट कर दोगे, और जो रिसीविंग ग्रेचुटी वाला व्यक्ति है उसका आप 1/3 ऑफ टीपीएफ एग्जेम्प्ट करते हो। याद आ रही है बच्चों ये बातें? हाँ Yes. सर। Yes. Yes sir. बहुत ही बढ़िया। अच्छा, टीपीएफ का मीनिंग क्या होता है? टोटल पेंशन फंड। Total टोटल pension fund. पेंशन। टोटल पेंशन फंड का मतलब क्या Total होता pension. है? 100% पेंशन कम्यूटेड, 100% पेंशन कम्यूटेड, 100% पेंशन कम्यूटेड, 100% पेंशन कम्यूटेड होगा तो क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो उसको अपने जी कहते सर। हैं 100% पेंशन कम्यूटेड। 100% पेंशन कम्यूटेड का क्या ट्रीटमेंट होता है? 100% पेंशन कम्यूटेड का बहुत सिंपल सा बात है सर। सिंपल यूनिटरी मेथड मुझे लगाना होता है कि अगर मुझे सम में बोला कि 70% पेंशन कम्यूट करवाया और आपको मिला 10,50,000 रुपया, जल्दी बताइए, 70% पेंशन कम्यूट करवाई और आपको मिला 10,50,000 रुपया, तो टीपीएफ क्या होगा? 15 लाख। 15 लाख. बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों को अभी भी यूनिटरी मेथड नहीं आया है, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है बच्चों। ठीक है, बोलो। तो रिटायरमेंट बेनिफिट की ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर. जी और सर। सर इसमें माइनस करने वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि माइनस इसमें से नहीं करना. हाँ, क्या 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 क्या? हाफ ऑफ टीपीएफ एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट तो ऑब्वियसली कम्यूटेड पेंशन की जो अमाउंट है उसी से होगा। तो फॉर एग्जांपल 70% मैंने कम्यूट करवाया, 10,50,000 मुझे मिला, तो मैं रिसीव्ड में तो 10,50,000 की अमाउंट लिखूंगा, और फिर मुझे हाफ ऑफ टीपीएफ लेना है। टीपीएफ 15 लाख है अगर, तो हाफ ऑफ टीपीएफ आएगा 7.5 लाख, तो लेस होगा 7.5 लाख रुपए, बट ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट तो 10,50,000 से ही होगा ना अनीश? इसमें कोई डाउट था बेटा? नहीं सर, मैं सिर्फ बोल रहा था कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है. सावधानी रखने की चीज है, हाँ, यहाँ हाँ, पे सर. थोड़ा केयरफुल रहने की हाँ, बात है। बहुत अच्छे बच्चों। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही हसीन दुनिया में। आप लोगों को क्या करना होगा बच्चों? आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। क्या छोटा सा काम करना होगा? आप लोगों को ब्राउजर पे जाइए और अपने ब्राउजर पे लिखिए www.menti.com। ठीक है, सर क्या लिखे? 3 बार W लिखो बेटा, उसके बाद एक तो डॉट लगाओ, डॉट के बाद मेन लिखो, MEN, उसके बाद TI लिखो, हो गया तो सर। बन जाएगा। हो गया ना बाबू? बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए था। चलो बहुत ही बढ़िया। तो menti.com लिखा आपने? जी सर। बच्चों ये एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ हाँ सर। सर। यस सर. हाँ सर. यस. मुझे दिखाई देगा आप लोगों में से कितने लोग आए। मैं बताऊं अभी तक कितने लोग वहां पहुंचे हैं? जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपसे कोड मांगेगा, आपको एक जी कोड सर। एंटर करना पड़ेगा। मांगा आपसे कोड, हाँ सर। हाँ सर. तो कोड एंटर कीजिए 18402523।
18402523 18402523 you'll probably have to write your names. सही नाम लिखिए तो लीडर बोर्ड तैयार वैसे होगा, कोड नहीं पता मांग रहा। चलेगा। कोड बेटा तुमसे क्यों नहीं मांग रहा? तुम ऐसे कौन से वीआईपीओ की मेंटी कह रहा है कि तुम्हें कोड डालने की जरूरत नहीं है? कोड तो मांगेगा। www.menti.com MENTI.com 36 people have already come in. ये वापस कम क्यों होते जा रहे हैं? एक बार सर कोड बताएगा ना। ऐसा बता रहे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मेरे मैम भी वही बता रही हूँ। हाँ सर। रिट्राई करो। हाँ सर। क्या किया? सर कोड बताओ ना। हाँ सर, रिट्राई करते तो हो हो गया। गया हो गया। मेंटी MENTI.com अरे वो कोड। कोड है 18402523 1840 2523 1840 2523 सर डाल डाला दिया। हुआ है उसमें। बहुत बढ़िया। 38 people 39 people I can't understand why some of you are flipping in and out of it. Now I don't have time. अब मैं शुरू कर रहा हूं। जितने लोग आ गए वो आ गए, बाकी लोग देखें तमाशा। ठीक है, जो जितनी जल्दी जवाब देगा, आइडियली भी राहुल सर को होना चाहिए था, थोड़ी देर पहले उनको जवाब देने का शौक हो रहा था बहुत। ही शुड हैव बीन ओवर हियर नाउ। चलो, जो जितनी जल्दी जवाब देगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। क्विकली, only 25 people have answered so far and your time's up. 30 जवाब मिले मुझे, जिसमें एक जवाब सिर्फ गलत है, बाकी 29 जवाब बिल्कुल सही हैं। दैट्स फैंटास्टिक, वंडरफुल। चलो, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल की स्क्रीन पे ये रहा। चलो जी, फटाफट गेट रेडी। सेकंड क्वेश्चन, वॉलंटरी बोनस अगर आपने रिसीव किया है, इट शैल बी टैक्सेबल एज। टाइमर आपके सामने है, जितनी जल्दी जवाब देंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। Last 3 seconds and the time is up. सिर्फ 12 लोगों का ये जवाब सही हुआ। टैक्सेबल एज परक्विजिट होता है बच्चों, आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर वॉलंटरी बोनस मिला, बोनस दो तरह का होता है, एक वॉलंटरी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस मिल रहा है तो वो बोनस के तौर पे टैक्सेबल होता है, और अगर वॉलंटरी बोनस मिल रहा है तो वो उसको बाय डिफॉल्ट परक्विजिट के तौर पे टैक्सेबल किया जाता है। अपन पढ़ा करते थे कि नॉर्मली वॉलंटरी बोनस में मिठाई दुकान वाला मिठाई दे देता था, कपड़े की दुकान वाला कपड़े दे देता था अपने एम्प्लॉय को, इसलिए परक्विजिट के तौर पे टैक्सेबल होता है। क्विकली गेट रेडी नाउ, द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। If a chauffeur-driven big car is owned and maintained by employer, provided for travel from home to office, the value of perquisite shall be. वेदांत, ईशान अवस्थी की तरह एक्साइट मत हो, खाली क्वेश्चन को देख के जवाब भी दे। क्या बात है, 11 लोगों का दिमाग चमका और उनको ये बात पता चली कि बड़ी गाड़ी है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ड्राइवर भी दिया गया है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट दिस कार इज गिवन ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल टू होम एंड ऑफिस एंड बिटवीन। तो ऐसी सिचुएशन में ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है। बहुत ही बढ़िया जी। चलो, क्या हो गया जी इसको?
1 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन बचा है बच्चों, क्विकली फटाफट ये आंसर दीजिए तो लीडर बोर्ड निकलेगा। 1 मिनट की सिर्फ दिक्कत है। और ये मेंटीमीटर जो है बच्चों, ये भी बेचारा उलझ सा गया है। हाँ रुक गया है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, चलो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बच्चों, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर शैल बी, इससे ज्यादा आसान तो बच्चों क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर शैल बी, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दो। पेंशन ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड रिसीव्ड ₹8,000 per month, taxable amount under the head salary shall be. You should not take more than 5 seconds to answer this question quickly. जल्दी 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 जल्दी। एक मिनट खत्म करके उठे। बहुत ही बढ़िया, आई एम सो हैप्पी कि 26 लोगों को ये बात याद रही कि सैलरी के हेड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आइए देखते हैं, कुछ सर्वर कुछ नहीं। अब हम सीधा देखेंगे हमारा लीडर बोर्ड पे कौन आया है। ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, चलो फटाफट इसको भी दे दो। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर शैल बी, इसका जवाब तो 1 सेकेंड नहीं लगना चाहिए। 6 करोड़ बार मैंने आपको ये सवाल पूछा है। 27 लोगों के आंसर आए हैं, जो 3 लोग बच गए हैं उनका कुछ नहीं हो सकता अब। चलो बहुत ही बढ़िया, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी 20 लोग हैं जो इंसानों की कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये आप लोगों को भी देखना चाहिए कि आप कहां पहुंचे हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, पायल कॉन्ग्रेचुलेशंस 3708, वेदांत 3599, शिखा 3574। बहुत ही बढ़िया जी, फैंटास्टिक बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू। दुबे सर का हैप्पी बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले लेक्चर में। बाय बाय। बाय सर। मुबारक हो। बाय सर। बाय सर। मेरे को भी मैं वही Bye, ऐसे जाके sir. हैप्पी बर्थडे बोलने वाली। चुप हो जाना। ठीक है, ऐसा कुछ भी हमने अपशब्द नहीं बोल दिया कि मतलब ये चलो अब हम कहा जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। सोलो कुछ नहीं होता है, तो घर जाके काम है। अंकित तू यार काम था तो तेरा लैपटॉप यहाँ पर तो कर लेती।